नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी, एससीईआरटी हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम लोग एक नया चैप्टर, तीसरे नंबर का चैप्टर है ये, ठीक है, जिसका नाम है अपवाह स्वरूप। क्या नाम है? अपवाह स्वरूप। ठीक है, अपवाह स्वरूप। ये अपवाह क्या है? ये हमें जानना है कि ये अफवाह क्या है। तो उसे इसको जानने से पहले हमें जानना होगा कि नदी का नदी तंत्र क्या है। ठीक है, नदी तंत्र क्या है? तो भाई, नदी तंत्र ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। इसमें क्या है कि देखिए, कोई नदी ऐसे बह रही है, बहने के क्रम में कुछ भागों में वो बढ़ जाती है ऐसे। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ नदी के बहने का। दूसरा, ये नाभिमुख, कोई कुछ छोटी छोटी जलधाराएं आकर एक बड़ी नदी का एक तरह से निर्माण करते हैं, नदी जलधारा का। तो ये एक तरीका हुआ। तीसरा, इसमें होता है वृक्ष नुमा, जाली नुमा। ये वृक्ष टाइप का ही हो गया, ऐसे बनाने लगी नदियाँ। एक होता है जाली नुमा, तो इसमें कैसे कभी ऐसे 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 पूरा जाली नुमा हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सी नदी किसमें जाके कौन सी जलधारा मिल रही है। ठीक है, ये तीन प्रकार के ये नदी तंत्र है, उनके बहने का तरीका है। अब जिस क्षेत्र का पानी लेके ये लोग, जिस क्षेत्र का जल, जैसे मान लीजिए कि नदी के बहने का जो आधार है वो हम पहले के ज्योग्राफी के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि भाई ऊंचे क्षेत्रों से ही नीचे क्षेत्र की तरफ बहती है। ये केवल एरिया ऊंचा है, मान लीजिए कि ये वाला ऐसे नीचे है। ठीक है, रीति पठार के सामने आपको दिखाया था, पहले का वीडियो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। इधर अगर ऊंचाई वाला ये क्षेत्र है प्राकृतिक पठार में, और ये निम्न ऊंचाई वाला क्षेत्र है, तो सारी नदियां हम लोग क्या देखे थे कि ऐसे बहती है इस तरह से। ठीक है, ऊंचे से नीचे क्षेत्र में। तो कहने का मतलब ये है कि जिस क्षेत्र का वो पानी लेकर चलती हैं, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? अपवाह द्रोणी के नाम से जाना जाएगा। क्या? अपवाह द्रोणी। ठीक है, तो इन क्षेत्रों को क्या कहेंगे? अपवाह द्रोणी। यानी कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। क्लियर? चलिए, अब इस हिसाब से मुझे पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले बच्चे जो होंगे उनको पता होगा। आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि विश्व का सबसे जो बड़ा अपवाह द्रोणी है वो किसका है? भाई, विश्व का सबसे बड़ा अपवाह द्रोणी किसका है? तो आप कहेंगे अमेजन नदी के। इसका अमेजन क्षेत्र का, जो अमेजन नदी यहाँ बहती है वो है। ठीक है, अब इसी क्रम में हम लोग भारत का भी देख लेंगे कि भारत का क्या हो सकता है भाई। तो भारत की गंगा नदी है। क्या है? भारत की गंगा नदी। ठीक है, भारत में क्या हो जाएगा? भारत में सबसे बड़ी किसकी है? आप आधुनिक, तो गंगा नदी की। ठीक है, क्लियर है? अब आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी का पूरा निचोड़ हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या इसमें चीजें हो सकती हैं। तो भाई, अपवाह तंत्र मुख्यतः भौगोलिक दृष्टि से देखिएगा तो भारत की बात कर रहा हूँ मैं, भारत में देखिएगा तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। कौन कौन भाई? एक हिमालयी और दूसरा होता है प्रायद्वीपीय। ये तो अब हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ अंतर होते हैं। आपको
मैं पहले का लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, हिमालय के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ाया था, तो आशा करता हूँ कि वीडियो देख के ही देखिएगा। तो प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालयी जो नदियां हैं ये एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। हिमालय की अधिकांश नदियां, जैसे कि अपना प्रागदेश भारत था, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, लेकिन चलिए ठीक है। इसमें बताया था आपको कि हिमालयी क्षेत्र जो ऊंचाई का क्षेत्र है, इस पे ऊंची चोटियों पे बर्फ जमा रहता है, बर्फ जमा रहता है, और यहीं से बर्फ पिघल के ऐसे नदियों का प्रवाह होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, अलग अलग नदियों का प्रवाह होता है। तो भाई ये जो नदियां हैं हिमालय पर डिपेंडेंट है, और यहाँ पर सालों भर बर्फ जमा रहता है, ठीक है, टेम्परेचर कम होता है, बर्फ जमा रहता है, और वो बर्फ पिघलते रहता है। तो इन नदियों में पानी क्या कभी समाप्त होगा? नहीं। ये नदियां बाढ़ इसलिए कहा जाता है, ये नदियां क्या होती हैं, हिमालयी नदियां, ये 12 मासी होती हैं। क्या होती है? हिमालयी नदियां 12 मासी, 12 मासी। वैसे भी लीजिएगा, इसमें थोड़ा हाथ में रफी चलता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक ठाक नहीं पहुँच पाए। 12 मासी होती हैं नदियां, और इसके बाद इसमें सालों भर मतलब पानी रहता है, पानी हमेशा भरा रहेगा, ठीक है, 12 मासी होगा, इसका मतलब पानी पानी कभी खत्म नहीं होगा, पानी हमेशा रहेगा। उसके बाद ये इसमें जो मुख्य नदियां हैं क्या आएंगी भाई, तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये मुख्य नदियां हैं इसमें, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु हो गई, और भी नदी जिसमें हम देख सकते हैं ये गंगा नदी हुई इसमें, गंगा, गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां, इनकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, तीस्ता, मानस, ठीक है, सतलज। गंगा की अगर देख लें तो फिर वैसे ही आप देखिएगा गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, ये सब सहायक नदियां हैं। ये सब क्या है, 12 मासी नदियां हैं, ठीक है। तो हिमालयी नदियों में और प्रायद्वीपीय नदियों में जो नदी अंतर पूछ होता है कि क्या अंतर है, तो आप इसमें से कोई देख सकते हैं। मैंने बता दिया कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि इसमें हमेशा पानी रहेगा, ये पर्वतों से ऊंचे ढलानों से नीचे ढलान की तरफ ये नदियां बहती हैं, बर्फ के पिघलने से, तो पानी इसमें कभी समाप्त नहीं होगा। और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं भाई कि इनका क्या हिसाब था। तो भाई इन नदियों में देखा जाए तो पानी थोड़ा कम रहता है, इनकी अपेक्षा पानी कम रहेगा, सालों भर नहीं रहेगा, सूख भी सकती हैं, और क्या हो सकता है, ये बताया था वो प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भाग भारत में यही था ना, मैंने आपको पहले पढ़ाया है, आप पहले का लेक्चर देख लिया कीजिए। तो ये बताया था कि ये वाली जो तटरेखा है, ये इसकी हाइट ज्यादा है, बजाय इसके इसकी हाइट कम है। तो होता क्या है, नदियां इधर से नदियां इधर बहती हैं इस डायरेक्शन में, यानी कि वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूरब बहती है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की तरफ, ठीक है। तो ये कुछ इन नदियों की विशेषता होगी। अब मुख्य रूप से हमें क्या देखना है, कि चलिए कुछ देख लेते हैं, जैसे कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और ये सतलुज नदी, सिंधु नदी, इन नदियों की कुछ सहायक नदियां देख लेते हैं। क्या देखते हैं हम लोग, सहायक नदियां। ये भी परीक्षा में पूछ लेता है कि ये नदी किसी नदी का नाम दे देगा, किसकी सहायक नदी है, तो देख लेते हैं सहायक नदी का, ठीक है, सहायक नदी। तो उसमें सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र का देखें। तो भाई ये मैंने ब्रह्मपुत्र नदी बनाने की कोशिश की है अपने सारे भारत में। ये नदी ऐसे ऐसे आती है, और यूँ ऐसे आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो है क्षेत्र मानसरोवर झील है, ठीक है, मानसरोवर झील के इसमें एक नाम है, ये तो मानसरोवर है, लेकिन इसमें एक नाम है कि कौन से हिम्मत से इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मपुत्र का। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का ये जो
हिम्मत है, उसका चेमा दिन आपको याद रखना है नाम, ठीक है? क्या नाम रखना है? मैं तो लिख देता हूँ मैं, चेमा चेमायुग डोंगफेंगनाम, ठीक है? चेमा से आप याद रखेंगे। ये इसका उद्गम स्थल है, मानसरोवर झील में ये जो ग्लेशियर है उसका नाम है, ठीक है, जहाँ से निकलती है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां इसमें आके मिलती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। इधर से जो नदी आके मिलती है उसका नाम है इसमें पहले मानस, यहाँ से असम के आसपास, ठीक है, मानस, ठीक, मानस हो गया। फिर इसको उसी क्रम में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मानस के बाद संकोश, से आके मिलती है संकोश, हालांकि मैं यहाँ पे लिखा हुआ ज़्यादा बेटर होगा। इस यहाँ से आके ये नदी है, आपको याद है कि इसमें पूछा जाता है कि भाई कौन कौन सी नदी किधर से आके मिलती है, तो मैं आपको लिख देता हूँ। तो भाई हमने लिख लिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया तो सभी नदियों के नाम, जैसे कि ब्रह्मपुत्र की उत्तर से जो सहायक नदियां हैं भाई कौन कौन सी हैं, तो रेडार, संकुश, मानस, कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित, धनश्री, ये धनश्री है, धनश्री, कपिली, बराक। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको फंस जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और उसमें से अचानक से आता है कि कपिली किस नदी की सहायक नदी है, तो आदमी वहाँ कंफ्यूज होता है कि ये तो नाम सुना ही नहीं है। धनश्री कौन सी नदी की सहायक, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और ये गंगा, तो इनका तो कम से कम हमें ट्रिब्यूटरी याद रखना ही पड़ता है, याद रखना चाहिए, ठीक है। एक चीज और जान लेते हैं कि भाई ब्रह्मपुत्र को इधर जब आप आते हैं बांग्लादेश में, ये वाले इस एरिया में, तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप याद रखिएगा, जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगला नदी तंत्र भाई सिंधु का हम लोग देख लेते हैं। तो इस सिंधु नदी में देखिए यहीं से मासिन राम ग्लेशियर का यहीं से निकलती है ये भी नदी, और ऐसे आके ये वाली नदी क्या है, सिंधु है, ठीक है, मैंने लिखा है मासिन राम के क्षेत्र से। अब इसमें कुछ सहायक नदियां जो है वो झेलम, ये झेलम सबसे ऊपर, चेनाब, रावी, ये ब्यास, उसके बाद ये नीचे सतलज, इसको भी बड़े क्रम में ऐसे देखेंगे, बड़े क्रम में ऐसे लेके ऐसे आके ये मिल रही है, ठीक है। और झेलम एक क्रम पूछा जाता है इसमें सजाने का कि भाई उत्तर से दक्षिण की दिशा में आप इन नदियों को सजाएं, तो आप याद रखेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। तो आप इसी तरह से सजा लेंगे। ये 5 नदियां हैं, ये जाके यहाँ पे मिलती हैं सिंधु नदी में, है ना, तो इसको पंचनद के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, आपके दिमाग में ये फिट होना चाहिए कि भाई यही है इनका क्रम। और आगे इसको हम इसकी जो और सहायक नदियां हैं कुछ देख लेते हैं, उनको कैसे कैसे हैं। इसमें मैंने लिख दिया है, इंडस को ही सिंधु के नाम से जानते हैं हिंदी में, इंडस नदी, ये सिंधु हो गई, जिसकी ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, भाई ब्यास नदी अपना पानी किसमें छोड़ती है, तो देखिए यहाँ पे सतलज है, ये सतलज नदी है। और ये सब नदियाँ किसकी सहायक नदी हो गई, यहाँ पे पंचनद के रूप में यानी गई। अब एक चीज इसमें आपको जानना है कि जो सतलज नदी है ना, ये मानसरोवर से ऐसे ही निकल रही थी, मानसरोवर झील से। तो भाई वैसे ये सतलज नदी भी भारत से बहने वाली नदी तो है, लेकिन भारत से अपना पानी नहीं, बल्कि यहाँ से एक राकस ताल एरिया है, राकस ताल, है ना, राकस ताल नाम थोड़ा सा है अभी, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, राकस ताल, ठीक है, यहाँ से निकलती है सतलज नदी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अपने दिमाग में पूरा माइंड मैप बना के रखिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग भाई गंगा नदी का तंत्र देख रहे थे, ठीक है, रिवर गंगा, गंगा नदी का तंत्र। तो जैसा कि पता है कि यहाँ से निकलते हुए गंगा ऐसे बह रही है, गंगा नदी, ठीक है। तो
इसकी जो सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरी हैं, ये भारत से ही निकलती हैं, भारत की नदी है ये, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा और ये सिंधु, सतलज, ये क्या है, भारत के बाहर की नदियाँ हैं, ये बाहर से अपना पानी लेके ऐसे आ रहे थे, ठीक है। लेकिन ये अपने प्यारे भारत की नदी है, भारत का ही पानी लेके आती है ऐसे, है। गंगोत्री ग्लेशियर से। और इसकी सहायक नदी सबसे जो बड़ी है, क्वेश्चन पूछाता है कौन है भाई, तो ये है आपको यमुना। यमुना इसकी पहला भी बहती है, मैं हम लिखा हुआ हूँ। यमुना इसकी क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब इस यमुना नदी में ये जो चंबल नदी है, ये एक बड़ी सहायक नदी है। कौन सी, ये चंबल। और चंबल में अपना पानी कौन छोड़ती है, चंबल की सहायक नदी पूछेगा तो बनास। ये सब राजस्थान का एरिया है, ये राजस्थान का, तो बनास, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा कि गंगा नदी ये रही, मैंने यहाँ भी दिखाया हुआ है इसको। लेकिन चंबल जो सहायक नदी है, यमुना की है, और उसमें बनास अपना पानी छोड़ती है, ठीक है, तो उसकी सहायक नदी रहेगी। फिर उसके बाद बेतवा, कीन, टोन्स, ये सब क्या है, यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और यमुना किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आपको पता है, गंगा नदी की है। अब इस गंगा नदी का जो थोड़ा सा विस्तृत रूप मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, लिखने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, कि भाई ये जो गंगा नदी है, इसमें उत्तर से और दक्षिण से कौन कौन सहायक नदियाँ हैं। तो उत्तर से रामगंगा, है ना, गोमती, शारदा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये वाला जो है एरिया, ये बिहार का एरिया हो गया। जब बिहार स्पेशल पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें और भी बहुत सारी नदियां हैं जो इसके नीचे से भी कुछ सहायक नदियां हैं दक्षिण से, उसको भी देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद इधर से दक्षिण से जो पूरे भारत में देखा जाए तो ये यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना की ये आपको बेतवा, केन, टोन्स, चंबल, बनास, ये सब क्या है, सहायक नदियां हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ अपना गंगा नदी का तंत्र। वैसे बिहार वाला देखिएगा तो मैं आपको बता ही देता हूँ कुछ। इसमें इधर से वैसे टॉपिक बहुत लेंदी हो जाएगा। एनसीईआरटी एससीईआरटी में चीज़ें नहीं दी हुई है, बिहार स्पेशल हम लोग को पढ़ना है, लेकिन फिर भी बिहार के बच्चे इसको जरूर देखते हैं वीडियो को, तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि भाई हम देख लेते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे सबसे जो पश्चिमी इलाका है, वहाँ से सोन नदी आती है। वैसे तो एक ऊपर से बक्सर के आसपास से कर्मनाशा नदी भी आती है, तो कर्मनाशा नदी सबसे पश्चिम में है। लेकिन सोन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पुनपुन, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको फल्गु, ये सब उसकी सहायक नदियाँ हैं दक्षिण दिशा से। इतना तो कम से कम याद ही रखिएगा, सोन, पुनपुन, फल्गु। इधर एक नदी आके मिलती है, इसमें क्यूल, ठीक है। तो इतना कम से कम 4-5 नदियों को आप दिमाग में रखिएगा, जब भी बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल्स करेंगे इसका, ठीक है। तो हमने भाई यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा, उसके बाद सिंधु और गंगा, इन 3 नदियों का पूरा डिटेल्स देखा। नहीं, वीडियो लेंदी हो रहा है, मुझे पता चल रहा है, लेकिन जो मुझे कुछ अन्य जानकारियाँ थी वो मैं आपसे शेयर कर दिया इसी एनसीईआरटी पढ़ाने के क्रम में। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्रह्मपुत्रा है, लंबाई के क्रम में देखिएगा तो ब्रह्मपुत्रा और सिंधु दोनों की लंबाई 2900 किलोमीटर, याद रखने में आपको आसानी हो जाएगी। और गंगा की लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर, ठीक है। ये भी आप एक फैक्ट है, रखिए, एग्जाम कोई पूछ लेता है। तो भाई प्रायद्वीपीय नदियों में हम देख लेते हैं, मैंने मैप बना लिया ये। इस मैप में ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बैगई, ये नदियां हैं। क्योंकि ये जो पश्चिमी भाग है, ये इलाका थोड़ा ऊंचाई पे है, और इधर का जो ऊंचाई है वो इससे कम है, इस वजह से ये नदियाँ पूर्व दिशा में बहती हैं, इस तरह से बहती हैं। आप जैसे डायरेक्शन आप देख सकते हैं इसका, नदियों को बहने का डायरेक्शन क्या है, इस तरह से, ठीक है। ऐसे मैं वीडियो लेंदी हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जानकारी मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूँ, ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। जैसे महानदी हो गई, ठीक है। तो महानदी कभी कभी क्या है कि लंबाई का इनका क्रम पूछ लेता है, ठीक है। तो महानदी
एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था कि निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है ना, तो वहाँ पे दिक्कत हुई थी। बच्चे महानदी का सोच के कि भाई बहुत बड़ी नदी होगी, इसी को टिक कर दिए। प्राकृतिक भारत की नदियों में पूछा गया था, लेकिन अब देखते हुए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि महानदी सिर्फ 860 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 860 किलोमीटर। ठीक है। और ये गोदावरी नदी अपने देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बह रही है। तो गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत में 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो दक्षिण भारत की सबसे जो लंबी नदी है लंबाई के क्रम में, चाहे वो अफवाह के क्षेत्र में भी देखिएगा तो ये यही नदी है गोदावरी। इसलिए इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी नदी जो है भारत की अपनी, वो तो भाई 25 मैंने आपको बताया कि गंगा नदी है। तो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसको कहा जाता है कि दक्षिणी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा को किस नदी से जानते हैं? उनके नाम से, तो गोदावरी के नाम से। ठीक है, गोदावरी नदी। तो इसकी लंबाई देख लीजिए, ये 1500 किलोमीटर है। तो इसलिए इससे क्वेश्चन भी बनता है, कभी कभी पूछता है कि ये नदी किसकी सहायक नदी है, तो दिक्कत होती है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मैंने अपनी तरफ से दे दिया है कि ये चीजें पूछी जाती हैं। क्यों पूछी जाती है? ये वजह ये है कि सबसे बड़ी नदी जो है दक्षिण भारत में, वो यही है। तो पूछ लेता है कि इसकी सहायक नदियां कौन है, तो देखिए इसके नाम में ही गंगा लगा हुआ है सबकी सहायक नदियों में। तो आप दिमाग में फैक्ट रख सकते हैं कि जिसके नाम में गंगा लगा हुआ है वो लगभग गोदावरी की ही सब सहायक नदी, जैसे कि पेन गंगा, वेन गंगा, जान लेने वाली, प्राणहिता, इस तरह के नाम है इसके। पेन गंगा, वेन गंगा, प्राणहिता, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा, मानेर, ठीक है, सबरी। ये सब क्या है? ये नदियां क्या है? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक, तो महानदी वाला क्वेश्चन आपका आशा करता हूँ गलत नहीं होगा कभी। 860 किलोमीटर छोटी नदी है ये, और इसका जो है नाम, जो सहायक नदियों के इसके जो नाम है ना, वो भी बड़ा अजीब है, हंसने वाले हैं। जैसे इसकी लंबाई, इसका नाम है महानदी, होना नहीं चाहिए, नदी है महानदी, लेकिन लंबाई चूंकि छोटी है और जिसकी सहायक नदियां हैं वो हैं कुछ इस प्रकार से। हंसदेव, हंसने वाली बात है, हंसदेव, मांड, ईब, जोंक, तेल, ये इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? महानदी की। तो ये आप दिमाग में रख सकते हैं फैक्ट, हंसते हंसते चीजों को लर्न करना है, तो हमें खेल खेल में पढ़ाई कर लेना है। और हंसदेव, मांड, ईब, जोंक, तेल, ये सब किसकी सहायक नदियां हो सकती है? किसकी है? महानदी की। ठीक है। अब कृष्णा और नर्मदा जो नदी है, इनकी लंबाई लगभग सेम ही है, 1400 किलोमीटर। तो मैं नर्मदा यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन आप लिख सकते हैं नर्मदा भी सेम ही है। ठीक है, 860 किलोमीटर। तो भाई नर्मदा की सहायक, सॉरी, कृष्णा की कुछ सहायक नदियां देख लेते हैं। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रहती है, ये रही कृष्णा। यहाँ पे ये कृष्णा है। ठीक है, कृष्णा। महानदी, महानदी ऊपर से लेकर लिखा है, महानदी के नीचे गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, फिर गंगा। तो आपको ये क्रम याद रखना है। तो कभी कभी उत्तर से दक्षिण जो है आपसे पूछा जा सकता है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा। कम से कम इतने क्रम को भी याद रखिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट लेवल है धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और क्वेश्चन सेट वगैरह आप लगाते ही होंगे, क्वेश्चन बैंक सेट, प्रीवियस सेट के, तो कुछ कुछ चीजें आपको आपकी इसमें जुड़ती चली जाएंगी। इतनी तो जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो कृष्णा की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि तुंगभद्रा, घाट प्रभा, कोयना, मूसी। मूसी की सवारी वैसे गणेश जी करता है, लेकिन मूसी याद रखिएगा कृष्ण भगवान की है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी। ठीक है, पंचगंगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। पंचगंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की नदी है। ठीक है, और कावेरी बेचारी छोटी सी नदी है, इसकी लंबाई याद रखिए बस 760 किलोमीटर। अब देख लेते हैं कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि इधर का हाइट जो है पश्चिमी भारत का, पश्चिमी घाट का, ये ज्यादा है। तो कुछ नदियां, जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि अरब सागर में, इधर क्या है, मैंने बताया था आपको पहले लेक्चर में, आप पढ़ेंगे। ये सब एरिया क्या है? अरब सागर का, नीचे हिंद महासागर, और ये वाला एरिया बंगाल की खाड़ी। तो भाई अरब सागर में कुछ नदियां
इधर ऊंचाई होने के बाद भी गिरती है। वो क्यों गिरती है मैं बताता हूँ इस वीडियो में आपको। इस वीडियो में इधर के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र में कहीं कहीं रास्ता मिल जाता है नदियों के इधर बहने का, थोड़े कटे फटे रहते हैं, तो इस वजह से कुछ ढलान इधर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जगह मिल जाती है, तो ऐसी नदियाँ इधर बह जाती हैं, निकल जाती हैं जैसे। तो उसमें से एक नदी है नर्मदा, तापी। ये दो तो पूछा ही जाता है, ये जनरल क्वेश्चन है। नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियां हैं जो भाई पश्चिमी दिशा में बहती हैं। लेकिन उसके साथ ही आपको याद रखना है कुछ और जैसे कि माही, एक नदी है भारत पूजा, भारत पूजा, माही, इन सब नदियों के नाम आप याद रखिएगा। पेरियार ये केरल के क्षेत्र में पाई जाती है नदी। ये नदियां क्या है पश्चिमी दिशा में बहती हैं, ठीक है। तो भाई इस वीडियो लेक्चर में हमने सभी उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों को देखा। और अब कुछ इसमें दिया हुआ है कि एनसीईआरटी में हमें पढ़ना है, जैसे कि बच्चों के लिए है, कॉम्पिटेटिव नेचर के भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों के लिए भी पढ़ा रहा हूँ जो 9th वाले बच्चे हैं, 11th वाले। तो भाई अर्थव्यवस्था में इसका महत्व, अर्थव्यवस्था में महत्व, तो जाहिर सी बात है कि भाई इसका क्या महत्व हो सकता है। तो अर्थव्यवस्था में महत्व बहुत ज्यादा है भाई नदियों से। भाई संपूर्ण मानव इतिहास का जो देखा जाए तो की बागडोर जो है वो नदियों के किनारे ही हमें देखने को मिलता है। और जैसे सिंधु नदी के मामले में जाए, उसके संदर्भ में देखें तो सिंधु एक सभ्यता ही हो गई है। सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ना है हिस्ट्री में, इनका बहुत महत्व है। और ये प्राकृतिक साधन होती है हमारी, जलमूल का ये प्राकृतिक साधन है भाई, इनका मानवीय जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस है। अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। तो इन नदियों की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि सिंचाई वगैरह, नौका संचालन, जल विद्युत, है ना, नौका संचालन आप देख सकते हैं, नौका संचालन, जल विद्युत, ठीक है, सिंचाई और बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह से आप अपने दिमाग में रखेंगे ये क्या क्या इनसे लाभ है अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो इनका अगला टॉपिक हो जाता है इसमें जल प्रदूषण। तो भाई उसमें भी आपको ये जल प्रदूषण, तो आपको नदियों का जो जल है वो दूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत नदी प्रदूषण करिएगा तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा हमें। तो यही है इस चैप्टर में कि आप विभिन्न नदियों के बारे में जानिए, उनकी लंबाइयों के क्रम में जानिए। जितने फैक्ट्स होंगे वीडियो को बार बार देखकर आप रिविजन कीजिए। और इस जल प्रदूषण में भाई बढ़ता औद्योगिकरण इसका सबसे बड़ा कारण है, बढ़ता औद्योगिकरण, ठीक है, बढ़ता औद्योगिकरण। आधुनिक युग में जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन ही उसका सबसे बड़ा कारक रहा है। तो उसमें नदी भाई जितने वेस्टेज हैं वो सब नदियों में ही डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जल दूषित होते जा रहा है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि इनका जल जो है प्रदूषित ना हो, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक करिएगा, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक में, धन्यवाद।